डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के पिछले जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसमें था एग्रीकल्चर फाइनेंस, सेगमेंटेड रूरल क्रेडिट मार्केट, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग आदि आदि। आज हम बात करेंगे रूरल क्रेडिट एंड फार्मर्स सुसाइड इन इंडिया, यानी ग्रामीण ऋण और भारत में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं हैं, उसको लेकर के विस्तार से बात करेंगे। इस टॉपिक को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। आज हम बात करेंगे भारत में ग्रामीण ऋण और किसानों की स्थिति, यानी किसान कृषि कार्यों हेतु और इतर कृषि कार्यों हेतु जो ऋण लेता है वो किन किन सोर्सेज से लेता है, ये डिस्कस हो चुका था। लेकिन उसका कितना कितना हिस्सा है, यानी 2 तरह के सोर्सेज की हमने बात की थी। एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी संस्थागत वित्त के स्रोत, और दूसरे गैर संस्थागत। तो हमें इन दोनों के बारे में स्टडी करना है कि किसानों की आज की स्थिति दोनों सोर्सेज को लेकर के कैसी है, कौन से सोर्स से कितना अक्सर किसान लाभान्वित हैं, ऋण लेते हैं। बहरहाल यहाँ हमने 2 पहले चित्र दिए हैं, 2 फोटोग्राफ दिए हैं जिसमें किसान की स्थिति को दर्शाते हुए बताया गया है कि किस तरह से एक किसान आज भी कृषि उत्पादन के लिए प्रकृति और या कहें कि वर्षा पर निर्भर है, और दूसरी तरफ एक किसान द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, उसकी बैलों की जोड़ी है, और वो सब आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। ये किसानों की बनी हुई जो दयनीय स्थिति है उसको लेकर के ये चित्र बहुत कुछ बखान कर रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ बात करते हैं कि भारत में अन्य देशों की तरह किसानों के आत्महत्या के मामले अन्य व्यवसायों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। भारत में किसान आत्महत्याओं के मामले में बहुत आगे है, यानी विश्व की दृष्टि से हम देखें तो हमारे यहाँ किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं की जा रही है वो कहीं अधिक है। और ये आंकड़े बताते हैं कि देश में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही हैं उसका 11.2% हिस्सा है वो किसानों का है, यानी आउट ऑफ टोटल सुसाइड्स कमिटेड इन इंडिया 11.2% ऑफ कंसिस्ट ऑफ फार्मर्स, मीन्स 11.2% of total committed suicides shared by the farmers। इस तरह से किसानों द्वारा आत्महत्या करने का एक बहुत बड़ा अनुपात है। और पहले हम बात करते हैं कि किसानों की आत्महत्या करने के प्रमुख कौन कौन से कारण हैं। हालांकि ये बहुत ही चर्चित मुद्दा है, बहुत ही चर्चित विषय है। इस पर यदा कदा चुनाव में वक्त इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है, क्योंकि देश में वोटों की राजनीति होती है और उसके लिए किसानों का उपयोग किया जाता है। किसानों की ऋण माफ़ी को एक इशू बनाया जाता है। हकीकत क्या है वो भी हम यहाँ आज देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से कुछ कारक हैं जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करते हैं। उनमें से प्रमुख हैं, एक तो अनियमित मौसम की स्थिति, यानी मौसम है वो अनिश्चित है, अनियमित है। वर्षा की प्रकृति को लेकर के किसान हमेशा से ही अनिश्चित की स्थिति में रहा है। कभी कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि जिसे कहते हैं, उसकी वजह से किसान प्रभावित होता है, उससे उसका कृषि उत्पादन प्रभावित होता है और वो कई बार आत्महत्या के लिए भी प्रेरित हो जाता है। दूसरा है व्यक्तिगत समस्याएं। किसानों की व्यक्तिगत समस्याएं भी कहीं न कहीं इस कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब कृषि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो उसकी आय नहीं होती है और बिना आय के वह अपनी व्यक्तिगत समस्याओं में भी घिर जाता है। तीसरा कारण ऋण का बोझ, जो कि बहुत बड़ा कारण है, यानी किसान कृषि और गैर कृषि दोनों कार्यों के लिए ऋण लेता है, लेकिन जब फसल अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती है तो वह उस ऋण को चुका पाने में असमर्थ होता है और ऐसी स्थिति में ऋण के बोझ तले दब करके वो कई बार आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाता है। तीसरा और चौथा कारण है परिवार के मुद्दे। परिवार के मुद्दे भी हो सकता है उसके आत्महत्या का कारण बनता हो। और एक अगला जो सरकारी नीतियों की
बढ़ती हुई असमानता है, सरकारी नीतियों में बदलाव है, वो भी कई बार किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। यहाँ हम देखते हैं कि किसानों पर ऋण का बोझ कितना है। कुछ रिपोर्ट्स का हवाला यहाँ दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से नाबार्ड की रिपोर्ट है, उसके अलावा कुछ का जो गैर सरकारी रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट आएगी, और इसके अलावा कुछ जो 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 आरआरबीज वगैरह की रिपोर्ट है, उन सभी के आधार पर हम यहाँ पे इसका विश्लेषण करेंगे। जिसमें कहा गया, इस रिपोर्ट में कहा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, और जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। मुख्य रूप से उसका उद्देश्य था देश में कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देना। इस बैंक द्वारा एक रिपोर्ट अगस्त 2018 में जारी की गई। इसमें कहा गया कि देश में लगभग 10.07 करोड़ किसानों में से 52.5% यानी 52.5% किसान हैं वो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। बहुत भयावह स्थिति है। कृषि की दयनीय स्थिति को ये व्यक्त करता है कि भारत में लगभग 10 करोड़ से अधिक किसान हैं, उनमें से आधे से अधिक किसान हैं कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। हर कर्जदार किसान पर करीब 1 लाख से अधिक का कर्जा है। ऐसे में इस बात को समझा जा सकता है कि देश में सियासत की दंगल में कर्ज माफ़ी का कितना महत्व है। जैसा कि मैंने पहले भी इंगित किया कि कर्ज माफ़ी यदा कदा चुनाव के समय ही सुनने को मिलती है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसान बड़े पैमाने पर कर्ज से दबा हुआ है, और उनका कर्ज माफ़ी का नारा देकर के सारे सियासतदान हैं वो अपनी अपनी रोजी रोटी सेकते हैं और राजनीतिक रूप से उसका फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन लगभग एक किसान पर देश में 1 लाख रुपए से अधिक का कर्जा है औसतन। किसानों को कर्ज को समझने से पहले इस बात को समझना हमें चाहिए कि किसान पर कर्ज का बोझ है वो किस किस तरह का है। पहला है कि भारत में किसानों पर केवल बैंकों या वित्तीय संस्थानों का ही कर्जा नहीं है, बल्कि गैर संस्थागत स्रोतों, जिनका हमने पहले भी उल्लेख किया है, जिसमें मुख्य रूप से सेठ, साहूकार और जो प्रोफेशनल लेंडर्स हैं जिनका उधार देने का काम है, साहूकार वगैरह या रिश्तेदार, उनका भी किसानों पर बड़ी मात्रा में कर्जा है। यहाँ एक रिपोर्ट का हवाला देकर के समझाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो हम NSSO के नाम से जानते हैं, इसकी 31 मार्च 2017 की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि देश के कुल कर्ज का 58.4% संस्थागत ऋण है, यानी देश के किसानों पर जो कुल ऋण है, कुल कर्ज है, उस कर्ज का 58.4% संस्थागत ऋण है, यानी संस्थागत स्रोतों द्वारा दिया गया ऋण है, जबकि 41.6 यानी शेष ऋण है वो गैर संस्थागत स्रोतों से लिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि आज भी देश के किसानों के समक्ष संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो आज भी गैर संस्थागत स्रोतों का कितना अधिक महत्व है। अगस्त 2017 में कृषि एवं किसान मंत्रालय ने बताया कि देश में किसानों पर 10.657 लाख करोड़ रुपए का संस्थागत कर्ज है, यानी कुल कर्जे का 58.4% संस्थागत ऋण है। और ये ऋण का जब हम इन टर्म्स ऑफ रुपए में बात करते हैं तो लगभग ये ऋण है, ये है 10 लाख करोड़ से भी अधिक का ऋण है किसानों पर संस्थागत वित्त के स्रोतों द्वारा दिया हुआ। इसके बाद
दूसरा जो गैर संस्थागत वित्त की हम बात करते हैं, जिसका कि आज भी बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और उसके बावजूद आज भी हम अपने किसानों को सरकारी संस्थानों से दिया जाने वाले ऋण की पहुंच अभी भी आम कृषक तक नहीं बना पाए हैं। इससे पता चलता है कि आज भी कृषि कितनी दयनीय अवस्था में है। इसलिए किसान गंभीर संकट में फंसा हुआ है। तो जो 41.6% गैर संस्थागत ऋण है, उसकी हम जब बात करते हैं रुपीज़ में, इन टर्म्स ऑफ रुपी, तो लगभग 7,60,000 करोड़ रुपए का ऋण किसानों पर गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा लिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि गैर संस्थागत स्रोतों से लिए गए ऋण पर कभी कोई चर्चा भी नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी या चाहे वो चुनाव का वक्त रहा हो या सरकारी नीतियाँ बनाते वक्त इस बात पर कभी भी गौर नहीं किया जाता है कि किसानों पर गैर संस्थागत स्रोतों से लिया गया ऋण का भार कितना है। सरकारों द्वारा किसानों के संस्थागत ऋण को माफ़ करने की बात तो की जाती है। इसमें मुख्य रूप से छोटे ऋण, जिनमें फसल के लिए जैसे बीज लेने के लिए ऋण लिया है, यूरिया वगैरह के लिए ऋण लिया है या कीटनाशक के लिए ऋण लिया है, उस ऋण को तो माफ़ किया जाता है। लेकिन जो बड़े ऋण हैं, जिनके लिए जो किसानों द्वारा ट्रैक्टर वगैरह लिए जाते हैं या पंप सेट्स खरीदे जाते हैं, स्प्रिंकलर सेट्स लगाए जाते हैं, इस तरह के जो सावधि ऋण हैं, उन ऋणों की कर्ज माफ़ी की बात कभी भी नहीं होती है। तो किसानों के समक्ष एक गंभीर संकट है कि इस तरह के सावधि ऋणों पर भी माफ़ीनामे की बात की जानी चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, उनका कहना है कि कर्ज माफ़ी कृषि क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं है, यह उपचार न होकर सिर्फ दर्द कम करने वाली एक दवाई है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी राजीव कुमार ने दी है कि यह सिर्फ कर्ज माफ़ी है, ये किसानों के लिए कोई परमानेंट सलूशन नहीं है। इसलिए इस पर विचार न करके उन किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए, किसान और किसानी दोनों को कैसे सशक्त बनाया जाए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। 2017 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफ़ी की गई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 36,359 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ रुपए माफ़ किए गए। इसके बावजूद इन राज्यों में कर्ज माफ़ी को लेकर किसान अभी भी आंदोलन करते रहते हैं। इससे जाहिर है कि किसानों तक कर्ज माफ़ी का लाभ उस हिसाब नहीं पहुंच पा रहा जैसा चुनावी घोषणाओं में दिखता है। एक इंडिपेंडेंट स्टडी है इंडिया स्पेन, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट जून 2017 में जारी की गई, इसमें कहा गया कि केवल 1/3 छोटे और सीमांत किसान संस्थागत ऋण का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर किसान गैर संस्थागत स्रोतों से ही कर्ज लेना पसंद करते हैं। अगेन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट इज़ वेरी आई ओपनिंग कमेंट बाय द इंडिया स्पेन कि देश में अभी भी जो संस्थागत ऋणों की पहुंच है वो सिर्फ और सिर्फ देश के छोटे और सीमांत किसानों के 1/3 तबके तक है। अभी भी सब किसानों तक उसकी पहुंच नहीं है। तो अधिकांश कृषक हैं अभी भी सरकारी स्रोत के अलावा जो गैर संस्थागत स्रोत है, जिसमें मुख्य रूप से साहूकार, महाजन, परंपरागत ऋण देने वाले या रिश्तेदार आते हैं, उनसे ही लोन लेना पसंद करते हैं। इससे पता चलता है कि देश में अभी भी संस्थागत वित्त के स्रोतों से ऋण लेना कितना मुश्किल है। इंडिया स्पेन की ही जनवरी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 11 वर्षों में 2013 तक कृषि ऋण में पेशेवर धन उधारदाताओं की हिस्सेदारी 9% तक बढ़ी है। उधारदाताओं की हिस्सेदारी पेशेवर धन 2002 में 19.6% थी, जो कि 2013 में 28.2% तक बढ़ गई।
ये तब हुआ जब सरकार लगातार कृषि ऋण में सुधार करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। 1982 में, जैसा मैंने पहले कहा, कि नाबार्ड की स्थापना की गई, और उससे पहले 1969 और 1980 में राष्ट्रीय कुछ हमारे यहाँ वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। इन सब प्रयासों के बावजूद अभी भी जो पेशेवर धन उधारदाताओं, जिनको हम गैर संस्थागत वित्त के स्रोत कहते हैं, उनकी अभी भी किसानों पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। इसलिए सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए कि क्यों नहीं आज भी किसान संस्थागत वित्त के स्रोतों से ऋण लेना पसंद करता है। इसके बाद एक बात ये भी है कि किसान सिर्फ खेती के लिए कर्ज नहीं लेता है, वो अपनी कई अन्य ज़रूरतों जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अन्य बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी कर्ज लेता है। ऐसा इसलिए है कि भारत में लघु व सीमांत कृषक ज़्यादा हैं, जिनके पास खेती के लिए कम भूमि है। ऐसे में फसलों का सही दाम नहीं मिलना और फिर मौसम आधारित खेती के बर्बाद होने से भी किसान कर्ज लेने को मजबूर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसान केवल कृषि कार्यों के लिए ऋण नहीं लेता है, बल्कि गैर कृषि ज़रूरतों के लिए भी ऋण लेता है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट 2018 में आई। इस रिपोर्ट में कहा कि साल 2017 में एक किसान परिवार की कुल मासिक आय 8,931 रुपये थी। ये आंकड़े जनवरी से जून 2017 के बीच इकट्ठे किए गए। द वायर, एक इंडिपेंडेंट जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट संस्था है, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक मानकों पर देश के 10 करोड़ किसान परिवार बहुत ही असुरक्षित हैं। इस खबर में रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया गया कि देश में किसानों की सबसे कम मासिक आय मध्य प्रदेश में 7,919 रुपये, बिहार में 7,175 रुपये, आंध्र प्रदेश 6,920, झारखंड 6,991, उड़ीसा 7,731, त्रिपुरा 7,592, उत्तर प्रदेश 6,668 और पश्चिम बंगाल में 7,756 रुपये हैं। इससे पहले एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी बताया गया था कि किसानों की मासिक आय है वो 6,426 रुपये थी। यानी कहने का तात्पर्य भारत में अभी भी किसानों की जो मासिक आय है वो 8,000 रुपये से कम है। अब ऐसी स्थिति में 8,900 रुपये से, यानी यूँ कहें औसतन रूप में कि 9,000 से भी कम है। इससे पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी डामाडोल है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के आधार पर हम किसानों की सालाना आय देखें तो वो कहता है कि करीब 1,07,000 रुपये प्रति किसान साल भर में कमाता है। और उसने उदाहरण दिया है कि ये आय जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है एप्पल, उस कंपनी के एप्पल के बराबर या एप्पल के फ़ोन की कीमत के बराबर एक किसान की आय होती है। तो इससे समझ सकते हैं कि देश में किसानों की कितनी बदहाली है, कितने आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इस तरह से यहाँ इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट का एक और सोर्स काम में लेकर के कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में किसानों की मासिक आय में खेती उत्पादन और पशुधन में होने वाली आय का हिस्सा अनुपातिक रूप से कम हुआ है। इस वजह से किसान कर्ज लेने को मजबूर है, लेकिन उसे चुकाने की उसकी हैसियत नहीं है। ऐसे में कई बार किसान आत्महत्या कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी भारत में किसानों की बहुत दयनीय स्थिति है। किसानों की औसतन आय 9,000 रुपये से भी कम है। एक किसान पर 1 लाख रुपए से अधिक का कर्जा है और उसकी वार्षिक आय भी लगभग 1,07,000 रुपये के आसपास है। तो इससे हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसान कितना असहाय है, आर्थिक रूप से कितना कमज़ोर है और उस कमज़ोरी के कारण अभी भी कृषि पर भारी संकट आया हुआ है, जिसे दूर करना सरकार का काम है। हाँ, हर बार कृषकों को लेकर के तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन सही मायने में आज भी
कृषकों की तरफ सरकार का पर्याप्त ध्यान नहीं है और जिसके चलते वो आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। कल के चैप्टर में हम बात करेंगे कि किसान आत्महत्या क्यों करता है और भारत में कितने किसानों ने आत्महत्या करी है और उसके लिए क्या सरकार की तरफ से उपाय किए गए हैं और उस बारे में क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।